नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं एक बार ALP सेट नंबर 5, जिसमें हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। 10/8/2018 का शिफ्ट सेकंड 10/8/2018 का प्रीवियस ईयर शिफ्ट सेकंड करेंगे और ALP का सेट नंबर 5 हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते बिना कोई देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन से। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज इसमें हम लोग करेंगे सिर्फ जीके और जीएस का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 6 से बोला जा रहा है कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। ठीक है, क्या हो जाएंगे? मीथेन। मीथेन को क्या हम लोग बोलते हैं? तो मीथेन को हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मीथेन को हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। और शैवालों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। शैवालों को अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। शैवालों को अध्ययन को मीथेन एल्केन श्रेणी का ही सदस्य है। जो मीथेन होता है क्या होता है? एल्केन श्रेणी का ही सदस्य होता है। मीथेन का उपयोग ज़्यादातर कोयले के खानों में विस्फोट के रूप में किया जाता है। मीथेन जो होता है इसका आकृति की बात करते हैं तो ये समचतुष्फलकीय होते हैं। ये कैसी होती है? तो समचतुष्फलकीय होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इस करेंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। 2017 का करेंट नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि H2O2 इसको इससे क्या बनेगा? HCl+O2 निकलेगा। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य कर रहा है? यहाँ पे H2O2 है जो किसके रूप में कार्य कर रहा है ना। अगर हम H2O2 की बात करते हैं तो इसका हो जाएंगे एक अपचायक के रूप में। इसका क्या हो जाएंगे? एक अपचायक के रूप में ये काम करता है। H2O2 एक क्या है? अपचायक के रूप में काम करता है। उसके बाद बोलते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना ये क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना है जो ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीकरण से विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होती है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों में क्या होती है कि वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है। ऑक्सीकरण जैसे ही होता है तो उसमें क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है। एग्जाम्पल H2O2 ये क्या करता है? H2O2 है जो ऐसे पदार्थ है जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा व्यवहार करते हैं। ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों जैसा व्यवहार करते हैं। इसका नाम क्या होता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड के नाम से जानते हैं। क्लियर है? यहाँ तक हो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था। न्यूटन के द्वारा जो है गणित की गणित की निम्नलिखित शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था। तो गणित की बात करते हैं तो इसका हो जाएंगे गणना। इसका क्या हो जाएंगे? गणना।
न्यूटन के द्वारा गणित की शाखा में गणना शाखाओं का आविष्कार किया गया था। न्यूटन के बारे में हम लोग को जान लेते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ठीक है। इसने गति का भी नियम दिया था न्यूटन ने। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन का प्रथम नियम से हमें क्या मिलता है, तो बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन अपने गति के नियमों को अपनी किताब किस में लिखा था, प्रिंसिपिया में लिखा था। न्यूटन अपने गति के नियमों को किस किताब में लिखा था, प्रिंसिपिया नामक किताब में लिखा था। और एक का प्रकाशित हुई तो 1687 यानी 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक है कच्छ का रण। कच्छ का रण का नाम आप लोग सुना ही होंगे। कच्छ का रण कहाँ पे है, तो कच्छ का रण है जो भारत में है। और भारत के किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो भारत के ये हो जाएंगे गुजरात में स्थित है। भारत के ये गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं असम। असम राज्य की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत की सांगपो में है ना, तिब्बत में है, जो सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद बात करते हैं तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लगभग इसका कितना हो जाएगा, 1,14,840 वर्ग किलोमीटर है ना, किलोमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग वर्ग किलोमीटर बोलते हैं। ये क्या है, फैला है, जो कि लगभग 4,434 वर्ग मील के बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में क्या है कि उष्णकटिबंधीय मध्य प्रदेश में क्या है कि उष्णकटिबंधीय क्या है, जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करते हैं तो सहारा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो है वो सहारा हो जाएंगे, ठीक है, सहारा रेगिस्तान। सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो ये भी जान लीजिए। ये कहाँ पे है, तो अफ्रीका महादेश में है ना। ये कहाँ पे है, तो अफ्रीका महादेश में है। अफ्रीका महादेश में सहारा मरुस्थल कितने देशों में फैला है, ये भी पूछता है। तो ये 11 देशों में फैले हैं। कितने देशों में, तो 11 देशों में फैला हुआ है। इसका कुछ नाम याद कर सकते हैं आप लोग, हम बोल रहे हैं, नोट्स कीजिएगा। अल्जीरिया, पहला नंबर अल्जीरिया, फिर दूसरा चाड, तीसरा माली, चौथा बात करें तो नाइजर, पाँचवा नंबर में बात करें तो सूडान, उसके बाद ट्यूनीशिया, छठा नंबर में ट्यूनीशिया, सातवां में बात करें तो लीबिया, फिर 8वां नंबर में मिस्र, 9वां नंबर में मोरक्को, 10वां नंबर में मौरितानिया, ठीक है, एवं पश्चिमी सहारा। 11वां नंबर में क्या हो जाएंगे, पश्चिमी सहारा। उसके बाद बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, तो बोत्सवाना देश में है। ये कौन सा हो जाएंगे, बोत्सवाना देश में स्थित है। ये कालाहारी मरुस्थल है जो बोत्सवाना देश में स्थित है। गोबी मरुस्थल की बात करें तो मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है, ठीक है। गोबी की बात करते हैं तो मंगोलिया में स्थित है। उसके बाद टकला की बात करते हैं। टकला मकान है ना, या टकला मकान भी बोल सकते हैं, या मकान। टकला मकान कहाँ पे, टकला मकान, तो ये हो जाएंगे चीन में स्थित है। टकला मकान कहाँ पे स्थित है, तो ये चीन में स्थित है। दस्तले लूट की बात करते हैं तो ये मरुस्थल है जो कहाँ पे स्थित है, दस्ते इस तरह से लिखते हैं, दस्ते लूट, ठीक है। दस्ते लूट की बात करते हैं तो एक मिनट, दस्ते लूट की बात कर लेते हैं तो ये कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ईरान में स्थित है। ये हो जाएंगे ईरान में स्थित है ना, ये ईरान में स्थित है। अटाकामा की बात करते हैं तो अटाकामा उत्तरी चिली में स्थित है। उत्तरी चिली में स्थित है। अटाकामा कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी चिली में स्थित है।
ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। एक मिश्र धातु है जो किसका उदाहरण बताया जा रहा है। तो मिश्र धातु है जो एक ठोस विलयन का उदाहरण मानते हैं। मिश्र धातु है जो एक किसका, तो ठोस विलयन का उदाहरण मानते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी विलयन के विलेय के कणों की त्रिज्या की बात करते हैं, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है। किसी विलयन के विलेय के कणों की त्रिज्या पूछा जाएगा तो 10⁻⁻7 से सेंटीमीटर से क्या होगी, तो एक कम होंगी। ठीक है, जो विलयन होती है अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। जो विलयन होती है वो कैसी होती है, तो अस्थायी होगी और पारदर्शक होगा, है ना, पारदर्शक के रूप में काम करता है। ठीक है, पायास या एक द्रव का विलयन है। पायास की बात करते हैं तो द्रव का विलयन माना जाता है। जैसे पायास में एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, दूध आ जाएंगे, फिर इत्र आ जाएंगे, है ना, जिसको हम लोग सेंट के नाम से जानते हैं, परफ्यूम, पेंट हो जाएंगे, पेंट के नाम से जानते हैं, ये पायास में पेंट हो जाएंगे। उसके बाद गोंद हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, गोंद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कुछ और याद रखिएगा, जैसे जेल की बात करते हैं। जेल में क्या आ जाएंगे, पनीर, शहद, क्रीम आदि, ये सारे वगैरह। और तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन गैस की घट जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि, चलिए यहाँ से ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि देख लीजिए, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो विचारों का संग्रह हम लोग बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, अग्र मस्तिष्क। इसमें क्या होता है कि विचारों का संग्रह होता है अग्र मस्तिष्क में। मस्तिष्क की बात करते हैं। मस्तिष्क 3 भाग होता है। इसका कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद होता है मध्य मस्तिष्क, सेकंड में होते हैं, फर्स्ट सेकंड। उसके बाद होते हैं पश्च मस्तिष्क। इसके बाद क्या होते हैं, एक होते हैं पश्च, है ना, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो इसका 3 भाग होते हैं पश्च मस्तिष्क। मनुष्य का मस्तिष्क का औसत वजन की बात करते हैं, है ना। मनुष्य का जो मस्तिष्क का वजन होता है कितना होता है, 1350 से लेके 1400 ग्राम तक। 1350 से लेके 1400 ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अग्र मस्तिष्क या सूंघने का केंद्र होता है। जो अग्र मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, सूंघने का केंद्र होता है ना, सूंघने का केंद्र होता है। उसके बाद बात करते हैं इसी भाग में हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जो शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। अग्र मस्तिष्क में ही क्या होता है कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जो क्या होता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अग्र मस्तिष्क जो होते हैं वक्र और व्यक्तिगत का निर्धारण करता है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने देर तक होता है, 1/10 सेकेंड तक। 1 बाई कितने सेकेंड, तो 10 सेकेंड तक रहती है। सभी को क्लियर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक मिनट, ये करेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद देख लेते हैं नीचे 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक जो बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, निम्न में कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बिस्मथ। बिस्मथ है जो एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। बिस्मथ का संकेत को क्या बोलते हैं, बी आई। बिस्मथ का संकेत है, इसका सिंबल बी आई बोलते हैं। उसके बाद पोलेनियम, पोलेनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। पोलेनियम के क्या होता है कि सर्वाधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं, समस्थानिक पाए जाते हैं। पोलेनियम मानव निर्मित तत्व है। पोलेनियम है जो किसका है, तो मानव निर्मित एक तत्व है, मानव के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद बेरियम, बेरियम का उपयोग पटाखों में हरे रंग की रोशनी के लिए किया जाता है ना। बोरॉन। उसके बाद आते हैं सिलिकॉन की बात करते हैं। सिलिकॉन एक क्या है, तो अर्धचालक है। सिलिकॉन कुछ क्या है, अर्धचालक है। कुछ और तत्वों की बात कर लेते हैं, यूरेनियम की। यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 में क्या होता है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आप लोग नोट्स करिएगा, ठीक है, यहाँ बताते चलेंगे। कोबाल्ट की बात करते हैं, कोबाल्ट 60 की बात कर लेते हैं। तो कोबाल्ट 60 में क्या होता है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करता है, कोबाल्ट 16। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के लिए है आयोडीन। उसके बाद फास्फोरस की बात कर लेते हैं, फास्फोरस 32 ल्यूकीमिया के उपचार में होता है। ल्यूकीमिया के क्या होता है, उपचार में होता है। लोहा 59 यानी Fe59 में क्या होता है, अरक्ता का रोग का पता लगाने में किया जाता है, Fe59 में, ठीक है। और सोडियम Na14 का उपयोग रक्त के थक्के को पता लगाने में होता है, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों के लिए इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो ALP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जिसमें आप लोगों के लिए एग्ज़ाम का पूरा तरह से तैयारी हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, और ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा गति ऊर्जा और डैश का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा है जो किसका गति ऊर्जा और किसका संयोजन है। ये पीछे हम लोग वीडियो में बता दिए, पिछला वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए कि इसका फिर से एक क्वेश्चन है। तो यांत्रिक ऊर्जा है जो किसका संयोजन, गति ऊर्जा और किसका बोलेंगे, तो इसमें होता है स्थिति ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का क्या होता है, संयोजन होता है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। डायनमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। उसके बाद मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा में, है ना। विद्युत से उसको क्या कर रहा है, चला रहा है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा में मोटर चल रही है तो यांत्रिक में हो गया। कोयला द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा बोलते हैं। बैटरी में तो रासायनिक ऊर्जा होता है। बैटरी में ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होता है। परमाणु ऊर्जा परमाणु भट्ठों में उत्पन्न की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 2018 का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला क्या है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के यूएसए के कौन से विश्वविद्यालय में रघुराव राजन के वित्त प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला है। ये भी करेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही उत्तर ऐसे बात करें तो इसको कोलंबिया
बिजनेस स्कूल न्यूयॉर्क में हो जाए, सॉरी, इसका सही उत्तर की बात करें तो बूथ स्कूल शिकागो में होंगे। अगला है क्या कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। जो पुरुष में होता है प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो वृषण, टेस्टिस जिसको बोलते हैं, वृषण को क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्टिस है जो वो प्राथमिक अंग होता है, ठीक है। टेस्टिस है जो प्राथमिक अंग होता है। इसके बाद बात हैं टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है जिससे हम लोग वृषण के नाम से जानते हैं। टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है जिसे हम लोग वृषण कोष के नाम से जानते हैं, वृषण कोष। टेस्टिस आंतरिक रूप से कई खंडों में क्या होती है, विभाजित होती है। मानव नर में मूत्र और वीर्य का प्रवाह एक ही मार्ग से होता है जिसे हम लोग मूत्र मार्ग भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मानव नर में मूत्र और वीर्य का प्रवाह किस मार्ग से होता है, तो मूत्र मार्ग से ही होता है। यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन तथा स्पर्म दोनों बाहर आते हैं। किसके माध्यम से, तो यूरेथ्रा के माध्यम से जो होता है, यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन और स्पर्म क्या होते हैं, दोनों एक साथ, मतलब दोनों बाहर आते हैं। एक और क्वेश्चन आता है पुरुष में प्रमुख हार्मोन कौन सा है, ये पूछा जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन, पुरुष में प्रमुख हार्मोन की बात करते हैं तो हो जाएगा या लिख देते हैं टेस्टोस्टेरोन, है ना। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये क्या होता है, पुरुष के प्रमुख हार्मोन होते हैं। उसके बाद लैंगिक प्रजनन में विभाजित अधिक उत्पन्न होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है तो क्या होता है कि सभी जीन होता है, या तो अपने जीन का आधा होता है हिस्सा, या अपने जीन का 1/4 हिस्सा, या 3/4 हिस्सा होता है। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा ये अपने जीन का आधा हिस्सा। इसमें क्या हो जाएंगे, इसका अपने जीन का आधा हिस्सा होते हैं, अपने माता पिता का जीन का आधा हिस्सा होते हैं। जीन विनिमय द्वारा माता पिता के गुणों का विनिमय होता है और संतान में 2 गुण होते हैं। उसमें क्या है कि गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। गुणसूत्र में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसको हम लोग जीनोम के नाम से जानते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोनासन, है ना, जोनासन ने किया था 1905 ईस्वी में, 1905 है ना, 1905 ईस्वी में। उसके बाद क्या, डब्ल्यू वाटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया था। डीएनए एवं आनुवांशिक गुणों का आदान प्रदान होता है। डीएनए एवं आनुवांशिक गुणों का क्या होता है, अनुवान प्रदान होता है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको बोलते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वीडियो को थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि आप लोग ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, है ना। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जो निर्वात में होती है प्रकाश की चाल सबसे अधिक मानी जाती है।
अब निर्वात में ध्वनि की चाल पूछा जाएगा तो जीरो हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितने होती है, तो जीरो, है ना। उसके बाद बात करते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था, तो रोमर। किसने, तो रोमर ने। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड, है ना, 8 मिनट 20 सेकेंड इसमें लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों को, है ना, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो पिच होती है वो किस पे निर्भर करती है, तो उसकी आवृत्ति पे, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। ध्वनि की पिच है जो उसकी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है। तीव्रता है जो वो ध्वनि का वह लक्षण होता है जिसमें ध्वनि की धीमी, तीव्र और धीमी या तीव्र सुनाई देता है। पिच की बात करते हैं, है ना, एक जो पिच है ये वाला पिच है जो पिच ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि मोटा या पतला सुनाई देता है। पिच से ध्वनि मोटा या पतला सुनाई देता है। बच्चों और महिलाओं की आवाज़ पतली होने के कारण पिच अधिक होता है। जिसका पिच है जो अधिक होगा, है ना, जिसका पिच है जो, एक मिनट, जिसका पिच है जो क्या होगा, अधिक होगा, उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, आवाज़ पतली होगी। उतना ज़्यादा उनका आवाज़ क्या हो जाएगा, पतली होगी। ठीक है, और पिच जितना ज़्यादा कम होगा, आवाज़ कितना क्या होगा, मोटी होगा। ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ध्वनि के गुणता के कारण किसी व्यक्ति को आवाज़ से पहचाना जा सकता है। यानी ध्वनि के जिस गुण के कारण किसी व्यक्ति को हम आवाज़ से हम लोग उसको पहचान सकते हैं कि ये आदमी ये बोल रहा है ना, ये कौन सा आदमी बोल रहा है। तो उसके गुण के कारण भी हम लोग उस व्यक्ति को हम लोग पहचानते हैं उसकी आवाज़ से। ध्वनि ठोस में अधिक तेज़ी से गमन करती है। ध्वनि है जो ठोस में अधिक तेज़ी से गमन करती है, मगर निर्वात में नहीं। अनुदैर्ध्य तरंगें, ध्वनि है जो एक अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में काम करती है। और ध्वनि है जो एक ध्रुवन की घटना नहीं है। ध्वनि है जो एक ध्रुवन की घटना नहीं मानी जाती है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, डैश क्या है कि वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो बिहार के नाम से ही आप लोगों को पता होगा कि बिहार जो बौद्ध के नाम से चलता था। स्तूप इसमें भी बौद्ध था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बौद्ध, है ना। बिहार किसके नाम से पड़ा था, तो बौद्ध के ही नाम से पड़ा था। पहले बौद्ध के बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत सारे मठ हुआ करते थे। उसको हम लोग जहाँ रहने की स्थान होता था, बौद्ध मठ। बौद्ध के जो बिहार हैं, जो बौद्ध के जो रहने के स्थान हुआ करते थे छोटे छोटे, वहाँ पे जो ठहरने के स्थान, उसी को हम लोग बिहार के नाम से जानते थे, बिहार। अब वही बिहार है जो एक राज्य बन गया है बिहार के नाम से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बौद्ध, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बौद्ध, ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एम्पियानस में होता है। उसके बाद मुगल वंश का संस्थापक की बात करते तो कौन था, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, बाबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी जीव जो है, निम्न में कौन सी जीव पुनर्जनन और मुकुलन, रीजेनरेशन, है ना, रीजेनरेशन एंड द बर्डिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है। निम्न में कौन सा जीव है जो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? हाइड्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? हाइड्रा, है ना। सही उत्तर हो जाएंगे हाइड्रा। हाइड्रा है जो पुनर्जनन और मुकुलन यानी जी द्वारा क्या होता है? प्रजनन करता है। हाइड्रा, इस हाइड्रा जो होता है ये सिलेंड्रेटा, इसको बोलते हैं हाइड्रा को बोलते हैं सिलिंड्रेटा। सिलिंड्रेटा संघ का एक प्राणी माना जाता है। हाइड्रा है जो सिलिंड्रेटा संघ का प्राणी है। सिलिंड्रेटा संघ के जीव में सिर और गुद्दा नहीं होते। इसमें क्या क्या? सिर और गुद्दा है जो नहीं होता। सिर और गुद्दा है जो नहीं होता, ठीक है। सिलिंड्रेटा संघ के प्राणी में सिर और गुद्दा नहीं होते। इसके पहचान गुहा थैली जैसी होती। इसको पाचन है जो गुहा थैली जैसी होती है। इस प्रकार के प्रजनन जो है जीवों के शरीर से कलीनुमा संरचना का विकास होता है। जब यह भाग बड़ा हो जाता है तो यह टूटकर अलग नए जीव बन जाते हैं। इसमें आ जाता है हाइड्रा और ईस्ट भी शामिल है। हाइड्रा और ईस्ट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बगल में है 58। निम्नलिखित में कौन सा एक क्या है जो धनायन है? निम्नलिखित में कौन सा एक क्या है कि धनायन है? तो धनायन के रूप में हम लोग अमोनिया के नाम से अमोनिया को जानते हैं। अमोनिया है जो एक धनायन है। अमोनिया गैस का प्रयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं। इस गैस का प्रयोग कोल्ड स्टोरेज में बड़े पैमाने पर होता है। अमोनिया गैस का अमोनिया है जो नाइट्रोजन का एक अस्थायी हाइड्राइड है। क्या है कि एक अमोनिया है जो नाइट्रोजन का एक अस्थायी हाइड्राइड है ना। अस्थायी तो हाइड्राइड है, ठीक है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक तथा उच्च गुप्त ऊष्मा देती है। ये अमोनिया की संरचना टेट्राहेड्रल एवं आकृति जो है टेट्राहेड्रल होती है संरचना, और आकृति कैसे होती है? तो पिरामिडल होती है। पिरामिडल, इसकी आकृति पिरामिडल होती है। अमोनिया एक क्षारीय पदार्थ है। अमोनिया को हमें क्या बोलते हैं? एक क्षारीय पदार्थ के रूप में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबी जो सतह होती है, गोलाकार दर्पण की जो प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोल। उत्तल एवं अवतल दोनों दर्पण किसी गोले के क्या होते हैं? कटे भाग होते हैं। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण होते हैं जो किसी गोले के कटे भाग होते हैं, ठीक है। इसके गोले का केंद्र जो होते हैं दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्ता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। करेंट का क्वेश्चन दोनों है, छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 65। निम्नलिखित में कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया? आकर्षण और प्रतिकर्षण करने वाला क्या था कि नियंत्रित करने वाला नियम को प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे चार्ल्स कूलम। क्या था? चार्ल्स कूलम ने दो आवेशित कणों के बीच क्या था? प्रतिकर्षण और आकर्षण बलों को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कूलम के नाम से जानते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक है जो कूलम होता है, ठीक है। स्लो आवेशित कण 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम, एक कूलम, ठीक है। 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराडे होते हैं। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या बोलते हैं? तो फैराडे। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी। किसने बताई थी? तो थेल्स ने बताई थी।
वस्तुओं को आवेशित करने की सर्वप्रथम प्रक्रिया। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। आवेश का मात्रक क्या बोलता है? आवेश का मात्रक की बात करते हैं तो एम्पियर क्या होता है? सेकेंड होता है। एम्पियर सेकेंड होती है। और आर्किमिडीज तो छे उत्प्लावन बन के क्या किए थे? ये परिभाषा दिए थे, खोज किए थे, है ना। उत्प्लावन बल की खोज किए थे आर्किमिडीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथा पुस्तक एस एंगेस्ट ऑड्स लिखी है? पुस्तक क्या है कि एस एंगेस्ट ऑड्स लिखी है? तो इसका हो जाएंगे सानिया मिर्जा। इसका सही उत्तर हो जाएंगे सानिया मिर्जा के द्वारा। अनिल कुंबले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या लिया था? संन्यास लिया था। ये करेंट का क्वेश्चन है, ये सब छोड़ दीजिए इसको। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण है जो किसके बीच है जो संबंध को दर्शाया जा रहा है? तो हो जाएंगे वेग और समय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? वेग और समय। बल का परिभाषा हमें न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम गति को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसको हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। और गति का नियम का वर्णन प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में हमने बता दिया है पिछले क्वेश्चन में। उसके बाद चलते हैं, बल एक क्या है? सदिश राशि है। बल है जो सदिश राशि है। बल का सीजीएस मात्रा क्या होता है? तो डाइन होती है। क्या होती है? डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? प्रयोग करने के लिए क्या होगा? गलत होगा। तो इसका हो जाएंगे एक यौगिक एक परमाणु। एक यौगिक का एक परमाणु, एक गलत है। यौगिक में एक से अधिक परमाणु होते हैं। एक यौगिक का एक परमाणु नहीं होते, एक यौगिक का एक से अधिक परमाणु होते हैं। एक तत्व का एक मोल ठीक है, एक यौगिक का एक मोल ठीक है, एक तत्व का एक परमाणु ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, देख लीजिए इसको। सॉरी, एक और 75। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो वह तत्व होते हैं जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। वह तत्व होते हैं जो जिनके बाहरी सेल क्या होते हैं? सबसे अधूरे होते हैं। उसको हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। और संक्रमण तत्व जो होते हैं ये डी ब्लॉक में आते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं डी ब्लॉक में आते हैं। संक्रमण तत्व के यौगिक में उत्प्रेरकीय गुण होते हैं, है ना। कैसा होता है? उत्प्रेरकीय गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होता है? सॉरी, कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक है जो उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन होता है जो, उसको हम लोग हवा में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक यौगिक उत्पन्न होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं। यह जल में घुलनशील होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नेशिया भी कहा जाता है। यह प्रतिदीप्तिशील प्रकाश उत्पन्न करती है।
जिसमें फ्लैश लाइट रिबन में इसका उपयोग फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को एक बार दबा के आप लोग शेयर भी कर दें। चलिए, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों को सभी को धन्यवाद।